नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हम है ना ऑलवेज विद यू में। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, आज हम आधुनिक भारत के इतिहास को शुरू कर रहे हैं। देखिए 1707 औरंगजेब की मृत्यु के बाद से मुगलकालीन शक्तियाँ क्षीण होने लग जाती है और वहाँ से शुरू होता है हमारा आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत में जिस प्रकार अंग्रेज अपने पैर भारत में पैर पसारेंगे, उन किस प्रकार से वो अपने पैर भारत में जमाएंगे और भारत पर उनका शासन किस प्रकार से मजबूत स्थिति में पहुंचेगा, और फिर बाद में किस प्रकार से महात्मा गांधी आते हैं और सारे आंदोलन होते हैं, ये सारा सब हम डिटेल से आज देखने वाले हैं। ठीक है, 1707 से वर्तमान तक का इतिहास आधुनिक भारत का इतिहास कहलाता है। देखिए, आधुनिक भारत का इतिहास शुरू होता है भारत में यूरोपीय जातियों का आगमन से। ठीक है, देखिए यूरोपियों का जो भारत में आने का क्रम है वो किस प्रकार से था। सबसे पहले 1498 में वास्को डी गामा, जो कि एक पुर्तगाली था, वो आता है। फिर डच 1596 में कार्नेलिस दास्तमान, इस नाम का व्यक्ति भारत में आता है। और फिर 1597 में जॉन मिल्डेन हॉल, एक व्यापारी है जो अंग्रेज़ है, वो भारत में आता है। फिर डेनिस आते हैं 1620 में, फिर फ्रांसीसी आते हैं 1698 में। इस प्रकार से जो क्रम हो जाता है वो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज़, डेनिस और फ्रांसीसी, इस प्रकार से ये क्रम हमें देखने को मिलता है। फिर देखिए, जो कंपनियां हैं भारत में जो व्यापार करेगी, उनके जो स्थापना का क्रम है। ठीक है, स्थापना किस प्रकार से, देखिए ये अपने देशों में, खुद के देशों में स्थापना हो रही है कंपनियों की। जो पुर्तगाल है उसमें एस्तादो द इंडिया, इस नाम से कंपनी की स्थापना होगी, वो 1500 में होगी। फिर वेरिंग द ओस्ट इंडिया इंडी से कंपनी डच, ये 1602 में स्थापित हो रही है। इससे पहले देखिए, डच से पहले अंग्रेज़ अपनी कंपनी स्थापित कर देंगे ब्रिटेन में, जो है दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज़। ठीक है, ये अंग्रेज़ों की है, 1600 में कंपनी स्थापित कर देती है। ठीक है, फिर 1602 में वेरिंग द ओस्ट इंडीज से कंपनी डच द्वारा स्थापित हो जाती है। फिर डैन ईस्ट इंडिया कंपनी डेनिस स्थापित करते हैं अपने देश में 1616 में। ठीक है, फिर कंपनी देश इंद से ओरिएंटलेस, ये 1664 में स्थापित होती है, जो कि एक फ्रांसीसी कंपनी थी। ठीक है, और लुई 14 ने इसे स्थापित किया था। इस प्रकार जो कंपनियों का स्थापना क्रम है वो हो जाता है पुर्तगाल, अंग्रेज, डच, डेनिस, फ्रांसीसी, ये इनकी स्थापना का साल है, वर्ष है। तो इस प्रकार से ये जो है क्रम हो जाता है। ये पूछ लिया जाता है कभी कंपनियों का स्थापना का क्रम, फिर कभी पूछ लिया जाता है यूरोपियों का भारत में आने का क्रम। ठीक है, तो ये क्रम तो भारत में आने का है और ये कंपनियों का स्थापित होने का है। अब देखिए, ये कंपनियां आएंगी और भारत में अपने कारखाने लगाएंगी, तो जो कारखाने लगाएंगी उनका क्रम इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए, फैक्ट्री ओपनिंग सीक्वेंस इन इंडिया इस प्रकार से हो जाएगा। पुर्तगाल, डच, ब्रिटिश, डेनिस, फ्रांसीसी, किस प्रकार से 1503 में कोचिन में स्थापित होगी पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री, और डच 1605 में करेंगे मसूलीपट्टनम में, फिर ब्रिटिश करेंगे 1611 में मसूलीपट्टनम में ही, फिर डेनिस करेंगे 1620 में तंजौर, जो कि ट्रोकोबार का भाग है। ठीक है, और फिर फ्रांसीसी करेंगे 1668 में, जो सूरत में स्थापित होगी। ठीक है, इस प्रकार से फैक्ट्री ओपनिंग की सीक्वेंस जाती है। इस प्रकार से ये हमने क्रम देख लिया। अब पुर्तगालियों के बारे में हम देखते हैं। देखिए, पुर्तगाली हैं वो 1498 में आएंगे और 1961 में ये भारत से जाएंगे गोवा को मुक्त करके। ठीक है, फिर 1498 में वास्को डी गामा भारत आया, जमहूरी द्वारा कलिकट घाट पर इसका स्वागत होगा, और 1503 में कोचीन में प्रथम फैक्ट्री स्थापित करेंगे। पुर्तगाली यात्री था ये, और इसके जो गवर्नर होंगे वो होंगे 1505 और 1509 तक फ्रांसिस्को द अल्मेडा होगा, और 1509 से लेकर 1515 द्वितीय पुर्तगाल गवर्नर अल्फांसो द अल्बुर्क, इसको पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहेंगे। क्योंकि देखिए, जो गोवा है वो 1510 में इसने अल्फांसो द अल्बुर्क ने ये अपना अधिकार जमा लिया था। ठीक है, गोवा पर 1510 में। फिर इसी प्रकार से दमन दीव पर क्रमशः 1535 और 1559 में ये पुर्तगाली अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, और देखिए, पुर्तगाली भारत आएंगे तो ये हमें कुछ ना कुछ देकर जाएंगे। तो तंबाकू की खेती और जहाज निर्माण और प्रिंटिंग प्रेस, ये सारी पुर्तगालियों की देन है हमें भारतीयों को। ठीक है, फिर डच आए 1605 में, 1825 में गए, सबसे पहले भारत से जाने वाले थे। ठीक है,
फिर 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है। फिर 1605 में ये मसूलीपट्टनम में अपनी प्रथम फैक्ट्री खोलते हैं। 1690 तक पुलिकट इनकी राजधानी रहता है। 1690 में ये नागपट्टनम को अपनी राजधानी बना लेते हैं। और देखिए, अंग्रेज़ों और डचों के बीच में युद्ध होंगे। बेदरा का युद्ध होगा 1759 में, और इसमें डचों को निर्णायक हार मिलेगी। और इसके बाद डच समझ जाते हैं कि अब अंग्रेज़ों के आगे हमारी नहीं चलेगी, तो ये धीरे धीरे अपना वर्चस्व समाप्त इंडिया में करते रहते हैं। ठीक है, इनका वर्चस्व समाप्त हो जाता है। फिर अंग्रेज़ आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ब्रिटेन में होगी। 1608 में कैप्टन हॉकिंस नाम का व्यक्ति जहांगीर के दरबार में, जो आगरा का दरबार है उसमें आएगा और जहांगीर से व्यापार की अनुमति लेगा, लेकिन जहांगीर उस समय इसको मना कर देगा। फिर 1616 में सर टॉमस रो नाम का व्यक्ति आता है और ये फ़ारसी का थोड़ा सा इसको ज्ञान होता है, और फ़ारसी में, और ये जो भारतीय परिधान है उसको पहनकर बादशाह के सामने पेश होता है, जहांगीर के सामने, इससे प्रसन्न होकर। ठीक है, ये कहाँ मिलता है? अजमेर के मैगजीन किले में। इससे प्रसन्न होकर जहांगीर भारत में व्यापार करने की अनुमति अंग्रेज़ों को दे देता है। ठीक है, फिर 1611 में, देखिए 1611 में मसूलीपट्टनम में ये पहली फैक्ट्री खोल चुके होते हैं। ठीक है, और 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे इन्होंने प्रथम कोठी अपनी स्थापित की, वहाँ के नवाब शाह सूजा की अनुमति से। ठीक है, कोठी से मतलब है कि वहाँ पर देखिए राजनीतिक रूप से ये पैर जमाना शुरू कर दिए थे उन्होंने। मतलब अपनी जो कोठी थी उसके बाहर में सैनिकों को तैनात करना शुरू कर दिया था। इस प्रकार की जो गतिविधियाँ हैं वो इन्होंने, अंग्रेज़ों ने शुरू कर दी थी। ठीक है, फिर 1651 में 3000 रुपये वार्षिक शुल्क के बदले सुल्तान सूजा शाह सूजा से बिहार, उड़ीसा व बंगाल में मुक्त व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। ठीक है, बंगाल नवाब ने इनको मुक्त व्यापार करने का अधिकार दे दिया। फिर 1661 में जो प्रिंस चार्ल्स द्वितीय है, इंग्लैंड के प्रिंस, उनका विवाह, ठीक है, पुर्तगाली जो कैथरीन है, ठीक है, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हो जाता है, और पुर्तगालियों द्वारा प्रिंस चार्ल्स को बम्बई द्वीप दहेज में प्रदान कर दिया जाता है। और इस बम्बई द्वीप को चार्ल्स द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के लिए किराए पर 100 पाउंड में दे दिया जाता है। ठीक है, फिर फोर्ट विलियम का निर्माण कलकत्ता में होता है और चार्ल्स आर्चर इसका पहला प्रेसिडेंट होता है। 1690 में कलकत्ता की स्थापना जॉब चॉर्नोक द्वारा की गई। ठीक है, 1698 में अजीम उसान ने अंग्रेज़ों को 1200 रुपये में सुल्तानती कलिकता गोविंदपुरी इसकी जमींदारी दे दी। ठीक है, ये 1200 रुपये में बेच दिया। ठीक है, जमींदार अजीम उसान ने। ठीक है, फिर देखिए 1717 की एक घटना है, फर्रुखसियार ने, देखिए फर्रुखसियार को बहुत गंभीर बीमारी थी और हैमिल्टन आया और हैमिल्टन ने उसका इलाज करवा दिया। इससे प्रसन्न होकर फर्रुखसियार ने बंगाल को तो 3000 रुपये वार्षिक और सूरत को 10,000 रुपये वार्षिक में कर मुक्त व्यापार करने का फरमान अंग्रेज़ों को प्रदान कर दिया। ठीक है, और फर्रुखसियार को कई इतिहासकारों ने इस घटना के लिए मूर्ख लंपट भी कहा। ठीक है, और जो और महोदय है, ठीक है, इन्होंने इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा, किसे, इस जो फरमान प्राप्त हुआ कर मुक्ति का, वो कंपनी का मैग्ना कार्टा कहलाता है। ठीक है, फिर अंग्रेज़ों के बाद डेनिस आए। ठीक है, 1620 में ट्रकोबार तंजौर में फैक्ट्री लगाई और 1745 में ये सारी सब फैक्ट्रियां बेचकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेचकर ये भारत से चले गए। ठीक है, फिर देखिए फ्रांसीसी आए फिर डेनिस के बाद में। फिर फ्रांसीसी जो कंपनी है उसकी स्थापना 1664 में स्थापना हुई और 1668 में सूरत में इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित कर ली। ठीक है, 1673 में पांडुचेरी की नींव फ्रैंक मार्टिन द्वारा की गई। ठीक है, पुडुचेरी एक गांव है जिसकी लीज ले ली थी इन्होंने और कालांतर में यही जाकर पांडुचेरी कहलाया। ठीक है, फिर 1690 से लेकर 1692, ठीक है, ये चंद्रनगर फोर्ट ऑर्लियंस ये बसाया किन्होंने, फ्रांसीसियों ने। ठीक है, तो इस प्रकार चंद्रनगर की स्थापना हो जाती है।
1690-92 में, ठीक है। फिर देखिए जो फ्रांसीसी है प्रमुख शक्ति है और अंग्रेज़ है वो भी प्रमुख शक्ति हैं। अब ये दोनों अपना वर्चस्व भारत में स्थापित करना चाहेंगी और इनके मध्य होंगे युद्ध, ठीक है। तो इनके मध्य जो युद्ध हुए उन्हें कर्नाटक के युद्धों के नाम से जाना जाता है। 3 युद्ध हुए, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। देखिए प्रथम युद्ध के बारे में 1646 से 48 के लिए हुआ। ये जो युद्ध हुआ वो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्धों का विस्तार था, ठीक है। ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकारी के लिए युद्ध चल रहे थे, उसी के फलस्वरूप ये युद्ध हमें भारत में भी देखने को मिला। और अंग्रेज़ों की तरफ से बर्नेट और फ्रांसीसियों की तरफ से डुप्ले, ठीक है, इन्होंने ये युद्ध लड़ा। अब देखिए जो अंग्रेज़ हैं वो उत्तराधिकारी युद्ध में बिजी थे। उधर से डुप्ले जो कि फ्रांसीसी है उन्होंने मद्रास पर आक्रमण करके और मद्रास को अब हथिया लेते हैं ये फ्रांसीसी। और इससे क्रोधित होकर जो अंग्रेज़ हैं वो तिलमिला जाते हैं और जो है फ्रांसीसियों पर आक्रमण करते हैं। फिर देखिए फिर होता क्या है कि ऑस्ट्रिया के जो युद्ध हैं वो एक्स ला सैपेल की संधि द्वारा समाप्त हो जाते हैं। कब? 1748 में। और ये संधि इसी संधि के द्वारा, ठीक है, इसी संधि के द्वारा अंग्रेज़ों को जो मद्रास है जो फ्रांसीसियों ने ले लिया था वो मद्रास इन्हें पुनः प्राप्त हो जाता है, ठीक है। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन सी संधि द्वारा अंग्रेज़ों को कर्नाटक के प्रथम युद्ध के दौरान मद्रास पुनः प्राप्त हो जाता है, तो एक्स ला सैपेल संधि द्वारा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। फिर आता है द्वितीय युद्ध 1749 से 1754 को होगा। और ये कर्नाटक के जो नवाबी पद है, ठीक है, कौन नवाब बनेगा कर्नाटक का, तो उस पद के लिए ये संघर्ष होगा। चांदा नवाब और अनवरुद्दीन और नासिर जंग, एक तरफ होगा चांदा नवाब, दूसरी तरफ होगा अनवरुद्दीन और नासिर जंग, ठीक है। चांदा नवाब की जो हेल्प करेंगे वो फ्रांसीसी करेंगे और अनवरुद्दीन और नासिर जंग की जो हेल्प करेंगे वो अंग्रेज़ करेंगे, ठीक है। इस युद्ध में चांदा नवाब की हत्या हो जाती है इस युद्ध में और फ्रांसीसियों ने आत्मसमर्पण कर देता है। देखिए 1754 में गोदेह ने पांडुचेरी की संधि अंग्रेज़ों से कर ली। ये गोदेह फ्रांसीसी गवर्नर था, ठीक है। और इस देखिए आत्मसमर्पण कर रहे हैं ना, और ये अंग्रेज़ों से संधि कर लेंगे आत्मसमर्पण करके, और इस संधि को पांडुचेरी की संधि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जो द्वितीय युद्ध है उसमें पांडुचेरी की संधि हुई, ठीक है। और तृतीय युद्ध है उसमें उसे वॉडिवॉस का युद्ध 1757 से 1760 के मध्य हुआ। वॉडिवॉस का युद्ध जाना जाता है, वॉश कर दिया, ठीक है, फ्रांसीसियों को वॉश कर दिया। निर्णायक जीत होगी अंग्रेज़ों की, ठीक है। इसके बाद में फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के मध्य युद्ध होंगे नहीं, क्योंकि अंग्रेज़ों की इसमें निर्णायक जीत हो जाती है। तो वॉडिवॉस वॉश कर दिया अंग्रेज़ों को इस युद्ध के द्वारा। देखिए एक तरफ होंगे सर आयरकूट जो कि अंग्रेज़ी सेनापति होंगे, दूसरी तरफ होगा क्लाउंट लाली, ठीक है, जो फ्रांसीसी है सेनापति होगा। इन दोनों के मध्य युद्ध होता है और चंद्रनगर पर क्लाइव द्वारा अधिकार करने के कारण ये युद्ध हुआ, ठीक है। देखिए चंद्रनगर पहले फ्रांसीसियों के पास था और उस फ्रांसीसी इलाके पर जो रॉबर्ट क्लाइव है, ठीक है, वो अधिकार कर लेता है और इस अधिकार से क्रोधित होकर, ठीक है, इस घटना से क्रोधित होकर फ्रांसीसी अंग्रेज़ों पर आक्रमण कर देते हैं और इसमें फ्रांसीसियों की हार होती है फ्रांसीसियों की और अंग्रेज़ों की निर्णायक जीत होती है। और इसमें होती है पेरिस की संधि 1763, ठीक है। ये माफ़ कीजिएगा 1763 नहीं है, ये पेरिस की संधि तृतीय युद्ध के दौरान होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है कि कर्नाटक का एक तरफ दे देंगे कर्नाटक का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध, और दूसरी तरफ दे देंगे तीनों संधियाँ। एक में दे देंगे एक्सलापेल संधि और दूसरे में दे देंगे पुंडुचेरी की संधि और तीसरे में दे देंगे हमें पेरिस की संधि और मैचिंग द बॉक्स करवा देंगे, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये मैच कॉलम हमें एग्जामिनर दे सकता है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा कौन से युद्ध में कौन सी संधि हुई, ठीक है। फिर ब्रिटिश साम्राज्य के भारत में स्थापित होने के लिए जो प्रमुख लड़े हुए युद्ध हैं, ठीक है, वो कौन कौन से? पहला प्लासी का युद्ध
23 जून 1757 बंगाल की प्रथम क्रांति भी कहलाता है। रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज गवर्नर और सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब होता है। इन दोनों के मध्य ये युद्ध लड़ा जाएगा। और जो देखिए ये जो प्लासी है वो भागीरथी नदी के तट पर स्थित स्थान है। ठीक है, कौन सी नदी? भागीरथी नदी। इस युद्ध में अंग्रेजी विजय होंगे। और देखिए जो सिराजुद्दौला है उसका सेनापति मीर जाफ़र होता है, ये विश्वासघात करता है सिराजुद्दौला के साथ। इसी के फलस्वरूप ये सिराजुद्दौला हार जाता है और इस मीर जाफ़र को आधुनिक भारत का प्रथम देशद्रोही कहलाता है। ठीक है, कहा जाता है। 1760 में मीर कासिम जो कि मीर जाफ़र का दामाद होता है उसको अंग्रेज़ों ने नवाब बना दिया जाता है। और ये जो मीर कासिम है वो भारतीय व्यापारियों को कर मुक्त व्यापार करने देने की छूट प्रदान करता है। ठीक है, ये मीर कासिम जो फर्रुखसियार 1717 में मुक्त कर व्यापार का फरमान जारी करता है उसका दुरुपयोग होता दिखता है। और इसी के फलस्वरूप जो स्थानीय व्यापारी हैं उनको भी कर मुक्त व्यापार करने का ये प्रस्ताव, ये जो छूट है वो मीर कासिम जो कि अंग्रेज़ों द्वारा 1760 में नवाब बनाया जाता है वो स्थानीय व्यापारियों को मुक्त व्यापार करने की छूट प्रदान कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें तो अंग्रेज विजयी हो जाते हैं। किसमें? प्लासी के युद्ध में। फिर आता है बक्सर का युद्ध। इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि देखिए इस युद्ध के बाद ही जो अंग्रेजी सत्ता है वो समझ जाएगी कि अब भारत में कुछ भी नहीं है, कि अब हम राजनीतिक रूप से हम भारत में स्थापित हो सकते हैं। देखिए कैसे 22 अक्टूबर 1764 को ये युद्ध लड़ा गया। हेक्टर मुनरो। ठीक है, बक्सर के युद्ध की हम बात कर रहे थे। ये हेक्टर मुनरो देखिए इसने नेतृत्व प्रदान किया अंग्रेज़ों की सेना को। और दूसरी तरफ थे मीर कासिम अवध का नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय जो कि उस समय मुग़ल सम्राट था। ठीक है, इन तीनों की संयुक्त सेना को अंग्रेज़ों ने हरा दिया। ठीक है, अंग्रेज़ों ने इन तीनों की संयुक्त सेना को हरा दिया और अंग्रेज़ों की इस युद्ध में निर्णायक विजय प्राप्त हुई। ठीक है, और ब्रिटिश साम्राज्य की वास्तविक स्थापना हुई। ठीक है, इस देखिए मुग़ल सम्राट को हरा दिया। ठीक है, मुग़ल कालीन शक्तियाँ इतनी क्षीण हो चुकी थी कि उस समय अंग्रेज़ देखिए इन तीनों ने मिलकर भी अंग्रेज़ों को ये हरा नहीं पाए। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंग्रेज़ी शक्तियाँ उस समय कितनी हावी हो चुकी थी भारत पर, भारतीय शासकों पर। तो इस युद्ध में अंग्रेज़ों की निर्णायक विजय होगी और ब्रिटिश साम्राज्य की वास्तविक स्थापना इस युद्ध को माना जाता है। ठीक है, इसके बाद अंग्रेज़ों ने राजनीति में प्रवेश कर विभिन्न रेगुलेटिंग एक्ट और चार्टर एक्ट लागू किए। ठीक है, जो कि हम डिटेल से बाद में देखने वाले हैं। देखिए उससे पहले जो आंग्ल मराठा युद्ध है और उनसे संबंधित संधियां हैं, ठीक है, उसको देख लेते हैं हम। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। देखिए आंग्ल मतलब अंग्रेज़, ठीक है, ब्रिटिश, और मराठा मतलब आप जानते ही हैं। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1775 से लेकर 1782। इसमें रघुनाथ राव व अंग्रेज़ों के मध्य सूरत की संधि 1775 हुई और पुरंदर की संधि 1776 में हुई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 1776 में देखिए उन दोनों संधियों को कौन कौन सी, एक तो सूरत की संधि और एक है पुरंदर की संधि। ठीक है, ये दोनों संधियां होने के बाद भी देखिए पुरंदर की संधियों का उल्लंघन होगा और पुनः हमें 1776 में युद्ध देखने को मिलेगा। इसके बाद में एक युद्ध होगा और युद्ध के पश्चात 1779 में बड़गांव की संधि होगी। ठीक है, इस संधि के बाद दोनों पक्ष शांत हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में एक सालबाई की संधि और होगी जो बाजीराव द्वितीय के समय होगी। ठीक है, बाजीराव मराठा जो है उसका पेशवा बाजीराव द्वितीय, उसके समय सालबाई की संधि होगी। और 1782 में ये संधि इसके द्वारा एक दूसरे के जो भी अंग्रेज़ और मराठा के जो क्षेत्र जीते हुए थे एक दूसरे के, वो दोनों क्षेत्र एक दूसरे के विजित क्षेत्रों को ये दोनों लौटा देंगे। ठीक है,
फिर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होगा 1803 से लेकर 1806। 1801 में बाजीराव द्वितीय ने जसवंतराव होलकर के भाई विट्टू जी की हत्या की और फलस्वरूप होलकर ने पूना पर आक्रमण कर दिया और इसके फलस्वरूप बाजीराव वहाँ से भाग उठता है और बाजीराव बचकर बसीन भाग जाता है, ठीक है। और 1802 में अंग्रेजों से जाकर बसीन की संधि कर लेता है, ठीक है। फिर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से लेकर 1818 और इस 1818 में अस्टी फिरकी के युद्ध में पेशवा की हार होगी, ठीक है। पेशवा हार जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार से आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो जाते हैं और अंग्रेज़ों की इसमें जीत हो जाती है, ठीक है। और ये देखिए, ये दोनों ध्यान में रखिएगा आप, प्रथम आंग्ल मराठा और संधियाँ, कौन से आंग्ल मराठा युद्ध में कौन सी संधि हुई, तो वो आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये सालबाई की संधि और बड़गांव की संधि, बड़गांव की संधि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, तो ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में हमें देखने को मिलेगी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में बसीन की संधि हुई, ठीक है। तृतीय आंग्ल मराठा अस्टी फिरकी का युद्ध, ठीक है, ये आप थोड़ा ध्यान में रखिए। फिर चतुर्थ आंग्ल मसूर युद्ध, ठीक है, ये 1799 में होगा। इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। फिर देखिए अंग्रेजों से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य, ब्लैक होल घटना 20 जून 1756 को एक छोटे से कमरे में 146 अंग्रेज़ों को सिराजुद्दौला, जो कि बंगाल का नवाब होता है उस समय, उसने 146 अंग्रेज़ों को बंद कर दिया। भीषण गर्मी का माहौल था और गर्मी से ये इस कमरे में ठूंस कर 146 अंग्रेज़ों को भर दिया, तो गर्मी से 183 लोग मारे गए और 23 ही इसमें बचे, ठीक है। तो इस घटना को जो इतिहासकार है उन्होंने ब्लैक होल यानी कमरा, ठीक है, ब्लैक बुरा, ठीक है, ब्लैक होल की घटना, इस प्रकार का इन्होंने नाम दे दिया। फिर देखिए भारत के जो प्रमुख गवर्नर जनरल है बंगाल और भारत का, और 1858 में गवर्नर जनरल व वायसराय का पद सर्जित हो जाता है, ठीक है। चार्टर एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत, ठीक है। अब देखिए प्रमुख गवर्नर देख लेते हैं। रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1760 और 1765 से 1767 तक ये 2 बार गवर्नर रहता है। बंगाल में इसने 1765 में द्वैध शासन की शुरुआत की और नियमित डाक व्यवस्था 1766 में भी 66 को भी रॉबर्ट क्लाइव द्वारा ही लाया गया। फिर बात करते हैं वॉरेन हेस्टिंग की, 1772 से लेकर 1785 तक ये रहता है, ठीक है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है। देखिए बंगाल धीरे धीरे अपने मतलब अंग्रेजी शक्तियाँ धीरे धीरे अपना क्षेत्र है जो विस्तार कर लेती है और उस क्षेत्र को कंट्रोल करने के लिए अपने पदों में बदलाव करती रहती है। तो बंगाल का प्रथम देखिए उड़ीसा, बिहार और बंगाल, इन तीनों को मिलाकर बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उसको ये तीनों की सत्ता सौंप देती है। जो भी कंट्रोल देखने का है काम वो वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल देखता है, ठीक है। फिर द्वैध शासन समाप्त 1772 में वॉरेन हेस्टिंग कर देगा। रेगुलेटिंग एक्ट आएगा 1773, जिसके तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट 1774 में स्थापित होगा। फिर 1784 में वॉरेन हेस्टिंग के काल में ही पिट्स इंडिया एक्ट आएगा, जो जिसमें सुरक्षा घेरे की नीति अपनाएगी, ठीक है। सुरक्षा घेरे से मतलब है कि आपको हम पड़ोसी राज्य से बचाएंगे, ठीक है, इसके बदले में आप हमें टैक्स देंगे, ठीक है। इस प्रकार की जो नीति है सुरक्षा घेरे की नीति, वो देशी राज्यों को और शासकों को अंग्रेज़ों ने बताई और काफ़ी सारे जो शासक है उन्होंने इस नीति को अपना लिया, ठीक है। फिर देखिए इसके काल के दौरान, वॉरेन हेस्टिंग के काल के दौरान ही कलेक्टर पद का सर्जन किया गया और ये कलेक्टर पद पहले राजस्व ही देखता था, प्रशासनिक में इसका कोई रोल नहीं था। प्रशासन में ये सिर्फ राजस्व का ही प्रमुख हुआ करता था। फिर आता है चार्ल्स कॉर्नवालिस, ये 1786 से लेकर 1793 तक ये रहता है और इसके शासन जो इसका जो काल है उस दौरान इसके टाइम पीरियड में माफ़ कीजिएगा, इसके टाइम पीरियड में भारत में सिविल सर्विसेज का जन्म होता है, ठीक है। ये सिविल सर्विसेज का जन्मदाता होता है।
कार्यवाही संहिता न्यायिक सुधार ये 1793 में ये लाता है और ये पुलिस सेवा का भी सर्जन करता है, ठीक है। और इसने जो बंगाल है उसमें स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी इस प्रकार का जो योजना है ये लागू करता है, स्थायी बंदोबस्त, और इनके बारे में हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। इसमें 20 वर्षों के लिए ज़मींदारी दी जाएगी, ठीक है। इस प्रकार का कुछ रहता है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल से देखने वाले हैं। तो स्थायी बंदोबस्त को शुरू करने वाला कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। नेक्स्ट लॉर्ड वेलेस्ली आएगा 1798 से 1805। ये सहायक संधि प्रथम हैदराबाद के निज़ाम के साथ करेगा, ठीक है। ये उसी प्रकार से है ये सहायक संधि भी कि हम आपको बाह्य आक्रांताओं से बचाएंगे और इसके बदले में आप हमें कर देंगे, टैक्स देंगे। तो ये जो सहायक संधि है उसको सर्वप्रथम हैदराबाद के निज़ाम ने अंग्रेज़ों से की, ठीक है। ये लॉर्ड वेलेस्ली ने चलाई। फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक आता है 1828 से लेकर 1835। संपूर्ण भारत का इसे गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, ठीक है। ये अंग्रेज़ी सत्ता भारत में इतनी फैल चुकी होती है कि इसे भारत का गवर्नर जनरल बनाने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल जो सबसे पहले बनाया जाता है वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। इसने सती प्रथा 1829 राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा पर रोक लगाई। फिर इसने ठगी प्रथा पर रोक लगाई, ठीक है। फिर अंग्रेज़ों को देखिए इसी काल में लॉर्ड मैकॉले भारत आता है और जो अंग्रेजी को मैकॉले की सिफारिश पर सरकारी भाषा 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक बना दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा अंग्रेजी भाषा को सरकारी भाषा बना दिया जाता है 1835 में, ठीक है। फिर लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर 1856 तक ये भारत का गवर्नर जनरल रहता है, ठीक है। ये इसने विलय नीति, देखिए विलय नीति मतलब जो जिस राज्य का उत्तराधिकारी नहीं है उसको गोद लेने की, जो अपना पुत्र है वो गोद लेने से निषेध कर देता है। गोद निषेध नीति भी इसको जाना जाता है। और राजा की मृत्यु के बाद ये जो पूरा साम्राज्य है वो अंग्रेज़ों के अधीन चला जाता था। अंग्रेजी साम्राज्य में ये विलय कर लिया जाता था। तो ये विलय की नीति लॉर्ड डलहौजी लाया था। प्रथम जो विलय अपना हुआ था वो 1848 में सतारा को किया था, ठीक है। फिर जैतपुर और संबलपुर और फिर बाघाट, फिर उदयपुर, ठीक है, ये मध्य प्रदेश में है। फिर झांसी, ये आप भली भांति परिचित होंगे इससे। फिर नागपुर और फिर करौली। देखिए जो विलय क्रम है वो भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, तो विलय क्रम ध्यान में रखिए। सबसे पहले सतारा, फिर जैतपुर संबलपुर, फिर बाघाट, फिर उदयपुर, फिर झांसी, फिर नागपुर और फिर करौली, ठीक है। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट अवध है उसको 1856 में कुशासन के आरोप में अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया जाता है। ये एकमात्र ऐसा है जिसे कुशासन के आरोप में अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया जाएगा। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। कौन करेगा? लॉर्ड डलहौजी। फिर लॉर्ड डलहौजी रेलवे का जनक होगा, पीडब्ल्यू विभाग का जनक होगा, डाक तार बेतार सेवा भी लॉर्ड डलहौजी ही चलाएगा। और देखिए जो मैकॉले आया था, ठीक है, उसने जो शिक्षा नीति चलाई थी उसकी जांच के लिए जो 1800 जो चार्ल्स वुड है उसकी अध्यक्षता में वुड डिस्पैच भारत आता है। और इस वुड डिस्पैच ने क्या कहा कि देखिए मैकॉले तो कहता है कि जो संपूर्ण शिक्षा है वो अंग्रेजी भाषा में होनी चाहिए, लेकिन चार्ल्स वुड ने बताया कि कहा कि जो हाई सेकेंडरी तक है, ठीक है, हाई सेकेंडरी या फिर हायर सेकेंडरी तक है स्कूल, वो स्थानीय लैंग्वेज में होनी चाहिए, स्थानीय भाषा में होनी चाहिए। और इसमें जो व्यावसायिक सब्जेक्ट है उसको पढ़ाया जाना चाहिए। किसमें मतलब कई लोग होते थे जो
सीमित पढ़ाई करना चाहते थे, हायर सेकेंडरी तक ही जाना चाहते थे, और कई होते थे जो यूनिवर्सिटी तक जाना चाहते थे। तो चार्ल्स वुड कहता है कि जो यूनिवर्सिटी है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज होनी चाहिए, और जो हायर सेकेंडरी तक है वहाँ पर स्थानीय भाषा में ही पढ़ाया जाना चाहिए। तो इन सब बातों को लेकर क्या कह दिया, इसे वुड डिस्पैच को क्या कह दिया कि भारतीय शिक्षा का ये मैग्ना कार्टा है। ठीक है, फिर आता है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में। ठीक है, ये भी लॉर्ड डलहौजी के काल में ही आता है। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये ईश्वर चंद विद्यासागर द्वारा लाया जाएगा। ठीक है, ये हम समाज सुधारकों में देखने वाले हैं, तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान में रखिए। ये लॉर्ड डलहौजी के काल में ही आया था, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। ठीक है, फिर आता है लॉर्ड कैनिंग, 1856 से लेकर 1862 तक रहा, और ये गवर्नर जनरल और वायसराय। ठीक है, 1858 के बाद पहले तो ये भारत का गवर्नर जनरल रहा 1856-57 तक। फिर 1857 की क्रांति के बाद सारा जो साम्राज्य है, सारा जो शासन है वो ब्रिटिश ताज के अंडर चला जाता है, और वहाँ पर भारत सचिव और भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय इन दो पदों का सर्जन होता है। तो सबसे पहला जो भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय है वो लॉर्ड कैनिंग होता है। ठीक है, फिर अंतिम गवर्नर जनरल था, और वह प्रथम गवर्नर जनरल वह वायसराय ये ही था। ठीक है, 1857 की क्रांति के दौरान गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ही था। तो इस प्रकार से 1857 की क्रांति तक हमने ये गवर्नर जनरल देख लिए। हम गवर्नर जनरल को अलग से पढ़ेंगे, अपने अलग से टॉपिक निकाल के, उसमें सारा सब हमें एक एक गवर्नर जनरल को टाइमलाइन के साथ देखने वाले हैं, उन्होंने क्या क्या किया क्या नहीं किया। तो इस प्रकार से ये जो प्रमुख जो गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल वायसराय थे, वो यहाँ पर हमने देख लिए हैं 1857 की क्रांति से पहले। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा 1857 की क्रांति, और उसके बाद होगी हमारे जो भी हिस्ट्री है, जो मॉडर्न हिस्ट्री है, गांधी युग, वो सारा सब हम डिटेल से देखने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, जिसका नाम है हम है ना। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया गया है, आप वहाँ से भी सीधा लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुभ रात्रि।